हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास। आज हम आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जो क्लास 6 से संबंधित है, उसमें ज्योग्राफी का जो चैप्टर 2 है वह लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है। इस चैप्टर का स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर 2 से पहले हम लोग लेसन 1 के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लें कि लेसन 1 में हमने क्या आपको बताया, आप क्या उसके बारे में याद किए कि नहीं किए, थोड़ा बहुत आपको इस पर कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो लेसन 1 में थोड़ा हम रिवीजन करके देख लेते हैं कि आप क्या आपके पास क्या मेमोरी पावर है कि एस्ट्रोनॉट, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम के बारे में उसमें हमने आपको जानकारी दी थी कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, सभी प्लैनेट्स के बारे में अलग अलग आपको जानकारी हमने दिया। तो आप इस लेसन को शुरू करने से पहले आप लेसन 1 को एक बार और रिवीजन करके देख लें इस वीडियो को, ताकि इस चैप्टर को और आसानी से आप समझ सके। तो ठीक है, हम लोग अब इस चैप्टर पर चले कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। तो सबसे पहले ये आपको फिर रीमेमोराइज कर देते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी, जो कि ग्रीक के एक स्कॉलर थे जिसका नाम था इरोस्थेनस। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो चलिए, अक्षांश और देशांतर, इस पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक लाइनें खींची गई है, इमेजिनरी लाइन खींची गई है, जो कि नॉर्थ टू साउथ है और ईस्ट टू वेस्ट है। तो कौन सी लाइन नॉर्थ टू साउथ को उसको क्या कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट लाइन को हम क्या कहते हैं, तो इसी सब के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से ये 5 पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को हम लोग लेकर के चलेंगे। कि सबसे पहला पॉइंट हम लोगों का है शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी का जो आकार है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा टॉपिक इसमें आएगा हम लोग का ग्लोब के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तीसरा टॉपिक होगा जो आपके इस टॉपिक हेडिंग से ही रिलेटेड है, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के। फोर्थ में आता है जोन ऑफ द अर्थ, यानी इस पृथ्वी पर जो टेम्परेचर मान सूर्य से जो उष्मा हीट आ रही है, उस हीट के आधार पर पृथ्वी को हम लोग कितने जोन में बांट रहे हैं, इसकी चर्चा हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। और उसके बाद जो है कि इस देशांतर के आधार पर हमारे इस पृथ्वी पर जो टाइम का निर्धारण हम करते हैं कि किस देश का क्या स्टैंडर्ड टाइम हो, और स्टैंडर्ड टाइम जो हम लोग निर्धारित कर रहे हैं उसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग को बारीकी से अलग अलग पार्ट में स्टडी करना है। तो हम लोग चले अपने टॉपिक पे। पहला है शेप ऑफ प्लैनेट अर्थ, पृथ्वी का आकार। तो हम लोग एक छोटी सी आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी पृथ्वी आखिर है तो कैसी है, क्योंकि हम लोग तो ऊपर नहीं गए, अंतरिक्ष से न देखे हैं, न फाइटर प्लेन पर आज तक चढ़े, न सिंपल प्लेन पर हम चढ़ पाए हैं। लेकिन आज से हजारों वर्ष पहले इस पर जो हमारी जो मानव प्रजाति थी, हमारे जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, हम लोग के जो पूर्वज थे, वह सोचते थे कि भाई हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होगा, अंतरिक्ष से देखने के बाद ये कैसा नजर आ रहा होगा। तो उनकी कल्पना के आधार पर जो लोग सोचे कि भाई, कुछ स्कॉलर ने बताया कि हमारी पृथ्वी जो है सपाट चपटी है, एक टेबल की तरह है। तो कुछ विद्वान उनकी इस थिंकिंग से अलग अपना विचार रखते थे, उनकी सोच से उनका अलग सोच थी। जो स्कॉलर उस वक्त बता रहे थे कि भाई जो व्यक्ति व्यापार करने के लिए ट्रेवल करता है समुद्री रास्ते से, उनमें जो सोच थी, क्योंकि उस वक्त तो साइंस डेवलप नहीं हुई थी, तो उस सोच के आधार पर कह रहे थे कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह की ओर जा रहे हैं, तो जहां पृथ्वी का समापन होता है वहां वो जाकर के मृत हो जाते हैं, उनकी जो वापसी नहीं हो पाती है। ऐसे उन लोगों का सोच था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हमारा थोड़ा साइंस डेवलप हुआ, तो कुछ और स्कॉलर ने बताया कि नहीं, हमारी पृथ्वी जो है गोल है। लेकिन उनकी भी यह सोच निराधार हो गई, बिना किसी देश के समाप्त हो गई। लेकिन
जब हम आज की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारी इस टेक्नोलॉजी के आधार पर पृथ्वी के सटीक स्ट्रक्चर के बारे में, सटीक इसका जो जानकारी होता है, इसके शेप के बारे में बताया गया कि हमारी पृथ्वी न सपाट है न गोलाकार है, यह गुलाब की तरह है। गुलाब की तरह कैसा होगा? स्पोराइड मीन्स इसका जो ऊपरी भाग है, पृथ्वी का जो ऊपरी पोर्शन है वह थोड़ा चपटी है और उसका बीच वाला भाग जो है थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है। सपोज दैट ऐसा हम कर सकते हैं उसमें कि सपोज दैट जैसे हम लोग स्ट्रक्चर कर लेते हैं तो ऐसे गोल बना लेते हैं, जो ऐसा गोलाकार नहीं होता है। इसका जो पार्ट होता है ये ऊपर थोड़ा फ्लैटेड होती है, ये फ्लैटेड, नीचे से भी ये फ्लैटेड होती है और बीच वाला भाग थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। ऐसे ये चट्टानुमा भाग हुआ और इसको ऐसे तो ये गोलाकार आकृति हमारी पृथ्वी की होती है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इनके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग को दिए। उसके बाद इसी के आधार पर हमारे जो विद्वान ज्योग्राफी के जो ज्ञाता थे, उन्होंने हमारी पृथ्वी का एक सटीक स्ट्रक्चर बना करके दिया, काल्पनिक एक पिक्चर बना करके दी, जिसे हम लोग ग्लोब के रूप में जानते हैं। ग्लोब इज ए रियल मॉडल ऑफ आवर अर्थ, यानी ग्लोब जो है एक पृथ्वी का मॉडल बना करके दिया गया हम लोगों को पृथ्वी के बारे में स्टडी करने के लिए, ताकि हम अपनी पृथ्वी के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सके। इसमें अब जैसे ही साइंस और ज्यादा डेवलप किया तो ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल बनना शुरू हो गया। इसमें बहुत सारे अलग अलग कल्पना करके उसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज को उस ग्लोब में दिखाने की कोशिश की जाने लगी। तो इस आधार पर ग्लोब को हम लोग रियल मॉडल, तो अब ग्लोब अपने स्टडी के कारण हम लोग के स्टडी के लिए ग्लोब को हम लोग 3 भागों में बांट दिए। 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब्स। पहला पार्ट आप अपने बुक को देखिएगा तो उस बुक के पेज नंबर आपका 114 में जब देखिएगा उसमें आपके ग्लोब के 3 टाइप्स दिखाए गए हैं। अब देखिए ये आपका ग्लोब है, 3 टाइप्स ऑफ ग्लोब। पहले हम लोग सिंपल ग्लोब का प्रयोग करते थे, अब ये हो गया 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स में आपके कौन कौन से ग्लोब आ गए, तो यहां बारीकी से इसको अपनी नजर से देखिए, दिखाई पड़ रही होगी। ओके, तो अब यहां पर देखिए कौन सा है भाई, फ्लोर ग्लोब, इनफ्लेटेबल ग्लोब। अब जो हम लोग 3 ग्लोब के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो वो तीनों ग्लोब आपका मेन क्या है, फ्लोर ग्लोब, इनफ्लेटेबल ग्लोब और टेबल ग्लोब। तो मुख्य रूप से हम लोग ज्यादातर अपने स्टडी में टेबल ग्लोब का ही प्रयोग करते हैं। जनरली हम लोग इसका प्रयोग, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट के रूप में इसको देखने हैं, अब फ्लोर ग्लोब हो या इनफ्लेटेबल ग्लोब हो, इस सब का उतना प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में नहीं करते हैं। अब इसी में इस ग्लोब पर आप देखते होंगे कि ऊपरी भाग और एक नीचे वाले भाग दोनों को पॉइंटेड किया होता है सुईनुमा से। तो जनरली हम लोग जब अर्थ का ये स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। ये इमेजिनरी लाइन हमारा जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की ओर जाता है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग एक्सिस के रूप में जानते हैं, अक्ष के रूप में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन हुआ। ये भी हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है। तो एक और ऐसी इमेजिनरी लाइन, इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन है जो हमारी इस अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, जिसे हम लोग इक्वेटर के रूप में जानते हैं, विषुवत रेखा के रूप में जानते हैं, या भूमध्य रेखा के रूप में हम लोग इसका स्टडी करते हैं, जो कि 0 डिग्री पर होती है। तो इसमें हम लोग इतना ही देखें। दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं कि जब ग्लोब पर आप ध्यान देते होंगे कि ग्लोब जो है हमारा थोड़ा तिरछी नजर आती है। ऐसा क्यों है?
उसको 90 डिग्री पर क्यों नहीं हमारे जो जियोग्राफर है वो उसको सेटल किए। तो उन लोगों के स्टडी के उपरांत हम लोग को लोग बताए कि हमारी पृथ्वी का जो झुकाव है, अक्ष, पृथ्वी का जो अक्ष है, ये एक्सिस जो है उसका झुकाव जो है 66 and 1/2 डिग्री पर है। ये ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर कितना डिग्री का झुकाव है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग चले कि ये तो अक्ष वाली बात हो गई। अब हम लोग आगे अब चलते हैं सेकंड थर्ड टॉपिक पर, जो कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित है। अब हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। अब इस अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम लोग किसी भी जगह के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में सटीक जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके बारे में हम आगे की ओर देखेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस ग्लोब पर जो ये लाइनिंग हम खींच रहे हैं, एक सिंपल सा हम अर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर तो आपको पहले से हम समझा दिए थे कि इसको दो भागों में इक्वेटर हमारे जो है डिवाइड करती है इस पृथ्वी को, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर के रूप में जानते हैं। तो यह पृथ्वी की सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन है। तो लैटिट्यूड लाइन कहते किसे हैं? तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन, आप उतना गहराई में न जाए तो सिंपल सा इसका डिफिनेशन यह रख दीजिए कि द इमेजिनरी लाइन दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैसी काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है या पूरब से पश्चिम की ओर मूव करती है, वैसे काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत वैसी काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन, वैसी इमेजिनरी लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब जो हम चले इक्वेटर, जो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन के रूप में जानी जाती है, यह इक्वेटर हमारी पृथ्वी को दो इक्वल पार्ट्स में बांट देती है। दो इक्वल पार्ट्स, इसके ऊपर ये नॉर्थ और ये साउथ, यानी नॉर्थ पोल की ओर जो पार्ट्स होते हैं उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के रूप में जानते हैं, और साउथ की ओर जो पार्ट होते हैं उसे साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यानी इस गोला को जब दो भागों में बांटते हैं तो वो हो गया उत्तरी गोलार्ध नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको ध्यान में रखना है। अब हम चलें मुख्य रूप से लैटिट्यूड लाइन के बारे में आप विस्तृत रूप से देखें कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है। पहले तो ये देख लें कि ये मेन तो हुआ, इसके अलावे और भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस हैं जो हमारे ग्लोब पर दर्शाई गई है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन जो हम लोगों का बनता है इस ग्लोब पर, वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर? ट्रॉपिक कैंसर, क्लियर? जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पे स्थित है। क्लियर? सेकेंड, थर्ड जो इंपॉर्टेंट लाइन है जो साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ है, वह हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम लोग मकर रेखा के रूप में भी जानते हैं, और कैंसर को हम लोग कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। तो यह भी 23.5 डिग्री साउथ पे स्थित है। क्लियर? अब इन तीनों के अलावे दो और इंपॉर्टेंट लाइन हम लोग की है, सॉरी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है, वह है हमारा
क्लियर? कौन सा होगा? तो देखिए ये होगा आर्कटिक सर्कल, ये होगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर? ये इसका जो है ये 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है और ये 66.5 डिग्री साउथ पे है और पोल तो आप जान रहे हैं 90 डिग्री पर है। क्लियर? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइन है। अब हम लोग आगे की ओर देखें। इसके बाद हम लोग लैटिट्यूड लाइन के द्वारा क्लियर हुआ। अब इसी पर हम लोग थोड़ा चलते हैं कि जोन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का जो क्षेत्र है उसको जो हम लोग डिवाइड किए हैं किस आधार पर। तो एक सेकेंड के लिए आप देखिए यहां पर ये हमारी पृथ्वी, ये क्लियर है आपका, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ठीक है? ठीक है? क्लियर? बन नहीं रहा है उतना बेटा लेकिन समझने के लिए। अब हम लोग चले कि इस पर जो हीट जोन की चर्चा हो रही थी, माने सूर्य से जो हीट की प्राप्ति हो रही है उसका जो प्रभाव है हमारी इस पृथ्वी पर किस तरीके से है। तो सूर्य से जो उष्मा इस पृथ्वी को प्राप्त हो रही है उस उष्मा के आधार पर इस पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया है। 3 हीट जोन में। क्लास 5 में भी आप इसको बारे में स्टडी किए थे, अगर याद होगा तो बोलिए। तो पहला हीट जोन हम लोग का क्या हुआ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का बीच का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जब 66.5 डिग्री पर इसका जो झुकाव है तो ये पोर्शन जो है यह सूर्य के एकदम सामने पड़ता है, जिसके कारण सूर्य की जो ऊष्मा होती है इस पर डायरेक्टली इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग किस में रख रहे हैं, टॉरिड जोन में। टॉरिड जोन, क्लियर? इस टॉरिड जोन को हम लोग जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर? उसके बाद आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच के क्षेत्र और साथ ही साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल के बीच के क्षेत्र को हम लोग टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन यानी इसको कहते हैं समशीतोष्ण क्षेत्र। ना यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ रही है न ज्यादा ठंडा पड़ रही है, माने सालों पर टेम्परेचर लगभग एक समान रहती है, एवरेज। ठीक? और तीसरा जोन यानी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और तीसरा जोन जो हीट जोन के अंतर्गत आ जाता है वह फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन, क्लियर? यानी फ्रिजिड जोन यानी शीतोष्ण क्षेत्र, यानी सालों भर यहाँ का टेम्परेचर जो है लगभग 0 से नीचे ही रहता है, एवरेज टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अब इसका कारण क्या है? तो कारण पहले ही कि भाई सूर्य से जो ये हीट की प्राप्ति होती है इस पर लंबा होता है और जैसे जैसे यहाँ पृथ्वी का झुकाव जो के कारण
फ्रीजिड जोन तक आते आते सूरज की जो ऊर्जा है उसमें जो हीट की क्षमता जो होती है वो लगभग समाप्त हो जाती है। इसलिए अब तो इस फ्रीजिड जोन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि फ्रीजिड जोन तक सूरज की उष्मा नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण ये आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल पर काफी ठंड पड़ती है। तो इस क्षेत्र के नजदीक जो भी हमारे हैं आर्कटिक सर्कल के नजदीक, वहां पर क्या होता है कि सूरज की उष्मा, अब आप पेज नंबर 117 पर जब आप आइएगा, इस पेज पर आकर बुक को अपना देखिए, स्टडी कीजिए कि क्या है लिखा हुआ कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन साउथर्न हेमिस्फीयर बीइंग फर्देस्ट अवे फ्रॉम द सन, क्लियर हुआ, दिस एरिया डू नॉट रिसीव सनलाइट फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर, यानी इस साल के अधिकांश समय में इस क्षेत्र में सूरज की उष्मा नहीं पहुंच पाती, सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यह क्षेत्र उसको रिसीव नहीं कर पाता है। In fact, the sun does not rise much above the horizon and the rays are always slanting. यानी सूरज की तिरछी किरण होने के कारण, यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव होने के कारण सूरज की किरण तिरछी पड़ती है इस पर। That is why a huge part of this area are mostly frozen most of the year. अब तो क्लियर हो गया कि इसी सूरज की तिरछी रोशनी के कारण उष्मा की वह मात्रा वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सालों भर यह दोनों क्षेत्र जो है बर्फ से आच्छादित रहता है। इसी में एक मेन पॉइंट आता है कि मिडनाइट सन, मध्य रात्रि का सूरज क्या है? मध्य रात्रि का सूरज क्यों? क्या कोई ऐसा क्षेत्र है इस पृथ्वी पर जहां मध्य रात्रि में भी 2 से 3 बजे, 1:30 से 2 बजे रात में भी सूरज दिखाई पड़ता है? तो हाँ है, वह है हमारा कनाडा का कुछ भाग आता है, स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो उसका कारण है कि आर्कटिक सर्कल एंड द साउथ ऑफ अंटार्कटिक सर्कल, ए टाइम व्हेन द सन इज सीन इवन एट मिडनाइट, द टाइम ऑफ स्लीपिंग अवेक, वॉकिंग और डिटरमाइंड बाय द टाइम दिस प्लेस एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस नाइट फॉर मेनी मंथ फॉलो बाय द कंटिन्यूअस डे ओवर फ्लोइंग मंथ्स। अब क्या होता है यहाँ पर कि इसका जो अपने अक्ष पर झुकाव होने के कारण जब पृथ्वी 365 दिन में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है। अब मोशन क्या है पृथ्वी का? मोशन तो क्लास 5 में पढ़े थे, 2 तरह के मोशन आते हैं पृथ्वी में। गति जो होती है वह 2 तरीके की होती है, एक रोटेशन होती है और एक रेवोल्यूशन होती है। रोटेशन होता है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही मूव कर रही है, और रेवोल्यूशन क्या होता है? परिक्रमण, एक परिभ्रमण, रेवोल्यूशन, यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर मूव करती है। तो यह पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर मूव करे, तो वैसे स्थिति में इसके अपने अक्ष पर झुकाव के कारण इसके एक भाग जो होता है साल भर उस तरफ सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, हल्की किरणें पड़ती है, जिसके कारण वहां सूर्य दिखाई पड़ता है, जबकि दूसरा क्षेत्र जो होता है उसका अंधकार के क्षेत्र में चला जाता है। यानी साल पृथ्वी जो अपना पूर्ण रेवोल्यूशन जो 365 दिन में कंप्लीट करती है, तो यानी 6 महीने के लगभग में इसका एक भाग सूर्य से प्रकाशित होता है, तो एक भाग अंधकार में डूबा हुआ रहता है, जिसके कारण चूंकि यह 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है, इसलिए मध्य रात्रि के समय में उस क्षेत्र में सूर्य जो है खास करके 4 से 5 महीना मध्य रात्रि में एक चांद की तरह वह टिमटिमाते रहता है। रात्रि में भी खास करके कनाडा का कुछ क्षेत्र हुआ, स्वीडन हुआ, नॉर्वे हुआ, इस सब देशों में। तो ठीक हम लोग अब इसको देख रहे थे कि लॉन्ग लैटिट्यूड के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब चलते हैं हीट जोन के बारे में भी स्टडी कर लिए। अब हम लोग यहाँ देखें 2 मिनट के लिए कि ये जो भिन्न भिन्न लैटिट्यूड लाइन खींचा गया है, तो आप मन ही मन सोच रहे होंगे कि सर जो है 5 लैटिट्यूड लाइन का बोल दिए, क्या इस पृथ्वी पर 5 ही लैटिट्यूड लाइन है और सर गोल कर दिए? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी कई सारे लैटिट्यूड लाइन है
जिसका वो नामकरण नहीं है, कोई नाम नहीं दिया गया, सिंपली वो इमेजिनरी लाइन के रूप में इस पृथ्वी पर खींची गई है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन जो है हमारे इस ग्लोब पर 180 है, लेकिन अगर इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पर स्थित है, इसको अगर हम शामिल कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन हो जाएगा हमारा 181। क्लियर? कैसे? तो जैसे यहां पर हम बोलते हैं 66 और 90 डिग्री पर ये हमारा पोल है, यानी इस 0 से नीचे हमारे कई सारे लैटिट्यूड लाइन यहां पर खींची हुई है, बहुत सारी, जो कुल 90 होगी, 90, और इसी तरह ऊपर भी 90 लैटिट्यूड लाइन खींची गई है। क्लियर हुआ? तो यहाँ दो बात आपसे कभी कभी पूछा सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितने हैं? तो आप 180 बोल सकते हैं। एक विथ इक्वेटर कितना हो जाए? 181। अब चलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन, वैसे इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल खींची गई है, इमेजिन की गई है। क्लियर? तो टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन जो है हमारा वह 360 है, यानी एक सर्कल जब आप बनाते हो तो कितना डिग्री का कोण कंप्लीट करता है? 360 डिग्री का। तो हमारी इस पृथ्वी को भी एक एक डिग्री पर विभक्त कर दिया गया है। क्लियर? ऐसे ऐसे बनाने के ऊपर है, ऐसे ये लॉन्गिट्यूड लाइंस है। अब यहां पर मेन बात आती है कि मेरिडियन। अब इस क्योंकि टोटल लॉन्गिट्यूड लाइन कितने हो गए? 360। क्लियर? तो 360 में हमारी पूरी पृथ्वी को विभक्त कर दिया गया छोटे छोटे लाइन खींच करके। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री दो भागों में विभक्त किए। तो 0 से लेकर के 180 डिग्री हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गया, और 0 से लेकर के पुनः 180 डिग्री हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हो गया। क्लियर? तो 0 डिग्री ये जो लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम प्राइम मेरिडियन के रूप में जानते हैं, और यह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हमारा जो इंग्लैंड की ग्रीनविच नामक जगह से होकर के गुजरी है, रेखांकित की गई है वहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को, जिसे हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और GMT यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, GMT, और यहीं से पूरे विश्व के समय का निर्धारण किया जाता है। और ये मेन पॉइंट हुआ, और उसके बाद हर देश का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होती है, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर एक छोटी सी चर्चा एक और है कि भाई ग्रिड क्या है? ग्रिड क्या है? तो द नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्गिट्यूड लाइन्स आर कॉल्ड ग्रिड। यानी लैटिट्यूड लाइन और लॉन्गिट्यूड लाइन का जो नेटवर्क है, जो जाल बना हुआ है, एक जाल है, तो ये क्या कहलाएगा? ग्रिड कहलाएगा। ये सब ग्रिड यहां पर कहलाएंगे इसको, यानी लैटिट्यूड लाइन ये, और लैटिट्यूड लाइन ये लॉन्गिट्यूड लाइन का जो नेटवर्क होता है उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का निर्धारण। कैसे हम लोग इस लॉन्गिट्यूड के द्वारा किसी भी देश की समय का निर्धारण हम कैसे करते हैं, अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अब ये तो हम लोग जान रहे हैं बच्चों कि हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर उसका मूवमेंट है, यानी इसका जो रोटेशन है अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसके कारण जब हम, यानी ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यानी ऐसे हमारी पृथ्वी का रोटेशन है, जिसके कारण हम इस लॉन्गिट्यूड को जो हम विभक्त कर रहे हैं 360 डिग्री में, और पश्चिम से पूरब की ओर इसका मूवमेंट है, तो पूरे पृथ्वी का एक रोटेशन लगाने में कितना समय लग जाता है? आप लोग को मालूम होगा 24 घंटा। क्लियर? तो 24 घंटा में पृथ्वी जो अपना एक चक्र पूरा कर लेती है, एक चक्र ऐसे कंप्लीट कर लेती है 24 आवर में।
और 24 आवर में एक चक्र पूरा कर लेते हैं तो वो कितना डिग्री का कोण बना देती है, ये आपको क्लियर है। लॉन्गिट्यूड में कितने भागों में लॉन्गिट्यूड को बांटा गया है, तो 360 भागों में, यार 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड है टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 360। तो अब 24 घंटा में हमारी पृथ्वी जो है पूरे एक चक्कर यानी 360 डिग्री का कोण बना लेती है, तो एक घंटा में वह कितना डिग्री को कंप्लीट करेगी। तो आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग क्या आएगा आपको 15 डिग्री, देखिएगा वहां कैलकुलेट करके 15 डिग्री, यानी 1 आवर इक्वल टू 15 मिनट डिग्री, यानी 6 आवर हुआ। क्लियर, 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री। तो 1 डिग्री बराबर कितने मिनट का हो जाएगा, तो 1 डिग्री इक्वल टू 16/15, 4 मिनट। क्लियर, अब इस 4 मिनट के आधार पर अब हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करेंगे किसी भी देश के स्थानीय समय को। अब ये आप लोग जान रहे हैं कि हमारा देश भारत जो है उसका जो स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है, कहां से लिया गया, इलाहाबाद से। वो कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, तो वह है 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित है, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हमारा ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। अब इसको कैलकुलेट कैसे ये 82.5 डिग्री हुआ, तो ये भी आपका सोचना है कि हमारे इस देश का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम कितना कितना लॉन्गिट्यूड है, तो अब दोनों को जोड़ करके 2 से जब आप भाग दीजिएगा, एक सपोजेट जहां तक हमको याद है एक 67 है, दूसरा शायद 97 है, अप्रोक्स कुछ है इसमें, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 82 एंड अप्रोक्स कुछ आता है ऐसे, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है। तो कैसे हम इससे हम अपने देश का समय का कैलकुलेशन करें, तो अभी तुरंत आपको बताया था क्या, हमारी पृथ्वी का मूवमेंट पश्चिम से पूरब की ओर है, तो जैसे ही हम ग्रीनविच से पूरब की ओर चलते हैं, ग्रीनविच के टाइम में हम इस समय जो कैलकुलेट होकर के आएगा उसको हम ऐड कर देंगे, यानी जो भी देश ग्रीनविच से पूर्व की ओर स्थित है उसमें हम ग्रीनविच के टाइम को ऐड कर देंगे, और जो पश्चिम की तरफ स्थित है उसको ग्रीनविच के टाइम से माइनस कर देंगे। अब हम अपने देश का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कैसे 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो अपने देश का टाइम कैसे। अब चलिए 1 डिग्री बराबर कितना आया था, 4 मिनट। क्लियर, तो 82 डिग्री कितना हो जाएगा, 82 × 4 यानी इतना मिनट, प्लस ½ डिग्री है यानी 2 मिनट, तो कितना हो जाएगा 330 मिनट, दैट इज 5 आवर 30 मिनट। ये कैलकुलेट करना है, यानी हमारा देश। अब आप मैप पर चले जाइए, मैप पर जब हम जाते हैं तो ग्रीनविच से अपना देश इंडिया पूरब है या पश्चिम, यार देखिए क्या है, पूरब है। तो क्या करेंगे, अब जस्ट बता दिए कि जो भी देश ग्रीनविच से पूरब है तो उसमें उस टाइम को ऐड कर देना है ग्रीनविच के टाइम में। क्लियर, तो अब ये जो 5.5 घंटा निकल करके आया 5 आवर 30 मिनट, उसको हम ग्रीनविच टाइम में ऐड कर देंगे। सपोज दैट अभी बज रहा है हम लोगों का, मान लीजिए 3 बज रहा है अपने यहाँ, तो अभी 3 बज रहा है, तो इससे हम ग्रीनविच चलते हैं तो क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर हम भागेंगे तो माइनस कर लेंगे, तो यानी अभी 3 अपने यहां बज रहा है तो ग्रीनविच में कितना टाइम हो रहा होगा, तो 5.5 घंटा माइनस कर लीजिएगा। क्लियर, और अगर ग्रीनविच में अगर 12 बज रहे होंगे तो अपने यहां कितना होगा, तो उसमें 5.5 घंटा को जोड़ दीजिए, तो 12 1 2 3 4 5 5.5 यानी 5.5 बजे का टाइम। इस तरह से हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। तो आज का ये वीडियो हम लोग का यही है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पर।
इस वीडियो का अच्छे तरीके से बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और इस पर जो आपका असाइनमेंट हम आपको प्रोवाइड किए हैं उस असाइनमेंट को फुलफिल कीजिए। साथ ही साथ इस चैप्टर में जो आपका समरी है और जो क्वेश्चन है उसको फुलफिल कर लीजिए ताकि आपका ये चैप्टर पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाए। अगर विशेष प्रॉब्लम अगर आती है तो आप पुनः हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तब तक धन्यवाद।